कैसे हैं आप सभी। और कल का जो मेरा लेक्चर था वो बीओपी के ऊपर था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखते रहें, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि हमारे कितने लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने जो वीडियो बनाया और आप लोगों को जो अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग, उससे हमें भी तो ये पता चलना चाहिए कि हमारे कितने लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। तो आज भी दूसरे टॉपिक के साथ, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जब मैंने टॉपिक का कल बीओपी का लास्ट किया था तो उसमें बताया था कि मैं कल का लेक्चर मेरा किसके ऊपर रहेगा। तो इसलिए आज हमारा है लेक्चर डिवोल्यूशन के ऊपर, अवमूल्यन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है, मैं प्रयास कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन इसको सही से किया जाए। आप लोग, चूंकि हम लोगों का टीचिंग का ऐसा कोई बहुत प्रोफेशन नहीं है, हम लोग टीचिंग में पहले से नहीं रहे, तो इसलिए थोड़ा सा सुधार करते करते होता है। ठीक है, तो आप आ जाते हैं अपने विषय पे कि अवमूल्यन किसे कहते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं? जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाए या गिरा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति को अवमूल्यन कहा जाता है। मतलब सरकार जब अपने देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके कम कर देती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, अब अवमूल्यन जो होता है, अवमूल्यन क्यों किया जाता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अवमूल्यन को सफल बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? पहला पॉइंट हमने लिखा इसमें कि आंतरिक कीमत स्थिरता बनी रहे, अर्थात जो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। कैसा रहे? इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, अर्थात अवमूल्यन करने वाले देश में मुद्रास्फीति न फैले, देयर इज नो इन्फ्लेशन, है ना। मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए। कौन से देश में? जो देश मुद्रा अवमूल्यन कर रहा है उस देश में इन्फ्लेशन नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इन्फ्लेशन की बात आई थी, इन्फ्लेशन पे मेरा एक अलग से लेक्चर रहेगा। तो अभी आप लोग जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लेशन समझ नहीं रहे होंगे, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, ठीक है, वो अलग से लेक्चर रहेगा, तो मैं अलग से उसको बताऊंगा आप लोगों के लिए। यहाँ चूंकि ये अवमूल्यन समझाना है तो अवमूल्यन को आप समझ लीजिए। निर्यातित वस्तु की पर्याप्त पूर्ति उपलब्ध हो, मतलब जो देश अवमूल्यन कर रहा है, ठीक है, और जिस वस्तु का वो निर्यात कर रहा है, ठीक है, उस वस्तु का पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका के लिए टमाटर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, टमाटर वो निर्यात करेगा। अब जो इंडिया ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, इसका मतलब ये है कि वहां विदेशों में जाकर के टमाटर क्या हो जाएगा? अभी जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें कि $1 बराबर अगर ये चल रहा है, $1 इक्वल टू कितना चल रहा है? 66 रुपीज। ठीक है, और वहां ये मान लेते हैं कि टमाटर हमारा कितना बिक रहा है? 66 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, अमेरिका में इंडिया का टमाटर कितने रुपए किलो बिका है? 66 रुपए किलो। और अब अगर इंडिया क्या कर रहा है कि अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। अवमूल्यन करने का मतलब क्या है? अपने देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके क्या कर रहा है? कम कर रहा है। मतलब ये 68 रुपीज कर दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल कितना कर दिया? 68 रुपीज कर दिया। तो जिस वस्तु को वो किया है, मान लो टमाटर के लिए उसने किया, टमाटर वहां सेल कर रहा है, इट मीन्स ये है कि पहले की अपेक्षा जब हम यूएसए में उसको टमाटर को सेल करेंगे तो उसको ₹2 एक्स्ट्रा सरप्लस होगा ना। क्या हो रहा है? ₹2 हमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए अब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस वस्तु का, उस वस्तु की अवेलेबिलिटी पर्याप्त होना चाहिए, मतलब उसकी सप्लाई हमारे यहाँ जरूर रहना चाहिए, जिसके लिए हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिस कंट्री के लिए करें, जिस प्रोडक्ट के लिए करें, और वो प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आयातित एवं निर्यातित वस्तु, एक्सपोर्टेबल और इंपोर्टेबल एंड एक्सपोर्टेबल गुड्स। ठीक है, की
मांग और एवं पूर्ति, मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एक्सपोर्टेबल एंड इंपोर्टेबल गुड्स शुड बी, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचदार, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे पास इतना ही था और अब इसके बाद हमारे पास सप्लाई नहीं है या वहां डिमांड नहीं। उसने कह दिया कि अमेरिका ने हम 2 कुंटल टमाटर ही लेंगे और इंडिया कह रहा है कि हम 2 कुंटल ही देंगे, तो ये कोई रिजिड नहीं होना चाहिए। क्या कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मतलब उतार चढ़ाव लाया जा सकता है, मतलब लोचदार होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार उसको घटाया या बढ़ाया जा सके, अगर जरूरत पड़े उनको तो उनकी डिमांड के अनुसार उसको बढ़ाया जा सके और हमारी आपूर्ति के अनुसार उसको कम किया जा सके, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कैसा होना चाहिए, लोचदार, एक वर्ड यूज किया गया लोचदार। लोचदार से तात्पर्य है कि आप लोगों ने जब इकोनॉमिक्स शुरू किया होगा पढ़ना, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा, और जो अलीगढ़ सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका के लगभग स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब जानते हैं कि लोच का क्या मतलब होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अलग एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है, वो हमने यहाँ सारे लोग लगभग उसको जानते हैं, और आप लोगों को अगर जरूरत रहेगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से उसको इलास्टिसिटी का कंसेप्ट अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, कि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक। अभी यहाँ जरूरत पड़ेगी तो मुझे मैं डायग्राम के अनुसार इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और दूसरा लास्ट पॉइंट है इसमें, अन्य देश भी आवश्यक, अन्य देश भी क्या कह रहा है, अन्य देश भी अवमूल्यन ना करें, मतलब हमने अवमूल्यन अपने देश की मुद्रा का किया है, ऐसा ना हो अमेरिका भी अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर दे, ठीक है, ऐसा होगा तो किसी भी कंट्री के लिए वो हार्मफुल होगा, क्योंकि हमने अपना निर्यात बढ़ाने के लिए ऐसा किया है और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कर दिया, मतलब इंडिया में इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि एक रिवर्सल इफेक्ट उसके ऊपर आएगा किसी भी कंट्री के ऊपर, ठीक है। अवमूल्यन सरकार द्वारा इसलिए किया जाता है, ये समझने की बात है, जिससे कि निर्यातों को बढ़ाया जा सके और आयातों को में कमी लाई जा सके, ठीक है। अवमूल्यन के माध्यम से व्यापार शेष एवं चालू खाते के घाटे को क्या किया जा सके, संतुलित करने में मदद मिल सके, संतुलित करने में मदद मिल सके, और मुद्रा में कमी लाने से निर्यात सस्ते होते हैं, मुद्रा के मूल्य में कमी लाने से निर्यात सस्ते होते हैं और आयात क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट था, क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है, 4 है, आंतरिक मूल्य क्या होना चाहिए, स्थिर बनी होनी चाहिए, ठीक है, और निर्यातित वस्तु की आपूर्ति अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपोर्टेबल और इंपोर्टेबल गुड्स का क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर डिमांड एंड सप्लाई, मीन्स आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सके, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अवमूल्यन सबसे पहले इंडिया में कब हुआ था। तो अवमूल्यन सबसे पहले 19 सितंबर 1949 को किया गया था। 19 सितंबर 1949 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया, क्योंकि भारत कभी आजाद हुआ था, ठीक है, हमें जब भी आजादी मिली थी और हमें किसकी आवश्यकता थी, एक पंचवर्षीय प्लान बनाया, और पंचवर्षीय प्लान बनाने के कारण भारत पर विदेशी ऋण का भार बढ़ गया था, इसीलिए पहली बार हमें अवमूल्यन करना पड़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि अब तक चूंकि 3 बार अवमूल्यन हुआ है, तो दूसरा अवमूल्यन कब हुआ, 5 जून 1966 को। 5 जून 1966 को जब अवमूल्यन हुआ तो हमें ये देखना होगा कि 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के कारण का देश में पड़े सूखे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम से क्या हो गई, चरमरा गई, भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भारत को विदेशी ऋणों के भार में वृद्धि हुई, और जिसके फलस्वरूप भारत को अवमूल्यन करना पड़ा, ठीक है। मतलब पहला, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, पहला तो पहला अवमूल्यन हुआ है हमारा 19 सितंबर अवमूल्यन प्रथम बार हुआ हमारा अवमूल्यन 19
सितंबर 1949 को, ठीक है, पहला। दूसरी बार हुआ है 5 जून 1966 को। क्यों हुआ 5 जून 1966 को, ये बता दिया मैंने, क्योंकि 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और उसके बाद हमें सूखे के हालात झेलने पड़े, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और हमें विदेशी ऋण के कारण हमें अवमूल्यन करना पड़ा। ठीक है, तीसरा अवमूल्यन हुआ हमारा, तीसरी बार जो अवमूल्यन हुआ है, तीसरी बार अवमूल्यन हुआ 1,3 एवं 3 जुलाई, और ये हुआ 1991 में। 1991 में आप सभी जानते हैं कि 1991 में क्या हुआ था कि एक तो क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बुरा दौर था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी शुरू हुआ। मतलब हमारी इकोनॉमी क्या थी, वो ओपन इकोनॉमी नहीं थी, खुली अर्थव्यवस्था नहीं थी, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था के इन्वेस्टमेंट के लिए हमने डोर्स को ओपन किया। आईएमएफ ने शर्त रखा, ओपन द डोर फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशकों के लिए आप अपने दरवाजे खोलिए, और भारत में राजकोषीय घाटा इतना बढ़ गया कि कुल राजस्व आय का बढ़ा हुआ हिस्सा ब्याज अदायगी पर चला जा रहा था। मतलब जितनी राजस्व हमें प्राप्त हो रहा था उतना उसके बदले हमें उतना ब्याज अदायगी देना पड़ रहा था, और मुद्रास्फीति दोहरे अंक में थी। दोहरे अंक का मतलब 10 से ऊपर ही गई होगी, ठीक है, 12-13। तो इसीलिए जब चूंकि मुद्रास्फीति अगर ज्यादा रहती है तो उस देश के हालात वो ठीक नहीं कहलाते, और 4 से 5% तक हम कह सकते हैं, जिस कंट्री में 4 से 5% तक इन्फ्लेशन चल रहा है, 4 to 5% की रेंज में चलता है, उसको अच्छा इन्फ्लेशन कहा जाता है। मतलब उस कंट्री के लिए एक मतलब हेल्पफुल कहेंगे उसको, क्या होता है, लाभप्रद होता है, ठीक है। तो 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 3 बार अवमूल्यन हुआ, ये समझ लीजिए आप। ये 2 स्टेप में दिखाई दे रहा है, और बाकी सब सिंगल स्टेप में हुआ। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ, 19 सितंबर 1949, 5 जून 1966, 1 और 3 जुलाई 1991 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया। अब यह एक टर्म आता है जो अवमूल्यन किया जा रहा है, वो उसमें आपने अभी देखा होगा कि मांग और पूर्ति की लोच के आधार पर कहा गया था। अभी हम ये देख लेते हैं कि मांग और पूर्ति की लोच क्या होगी जब अवमूल्यन हमारे फेवरेबल होगा। तो हम 2 तरीके से देखेंगे, एक तो डिमांड फॉर एक्सपोर्टेबल्स, मतलब हम किसी का मतलब हमारे प्रोडक्ट का बाहर जाकर के डिमांड फॉर एक्सपोर्टेबल्स बढ़ जाए, हमारे निर्यात की मांग बढ़ना चाहिए, या हमारे आयातित वस्तु की मांग क्या होनी चाहिए, आयातित वस्तु की मांग कम होनी चाहिए। इसका मतलब वहां से सप्लाई कम आना चाहिए। तो इसके लिए 2 डायग्राम बनेगा, बस 2 डायग्राम है, आप लोग समझ जाएंगे। बेसिकली 2 डायग्राम इसमें देखना है। देखिए, नंबर 1, पहले तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि डिमांड साइड से कैसा होगा, मांग की साइड से देख लेते हैं। डिमांड फॉर एक्सपोर्टेबल, ठीक है। तो इसमें हम ये देखें, पहला पॉइंट आएगा इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, मतलब लोचदार है, इसका मतलब, और ये समझ लीजिए ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसका इकाई
से अधिक इसकी वैल्यू होगी। किसकी? इलास्टिक का मतलब होता है ग्रेटर देन 1 से। ठीक है, अभी हम इसको एक डायग्राम से और क्लैरिफाई करते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां हम एक्सपोर्ट लेंगे। क्या लेंगे? एक्सपोर्ट, निर्यात। और यहां प्राइस इन यूएस क्या होगा? प्राइस इन यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। ठीक है, डॉलर में होता है ना वहां का करेंसी। ठीक, आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या है? डी एक्स, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। क्या है? डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, डी एक्स। ये कर्व कौन सा है? डी एक्स, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक, और एस एक्स मतलब सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स। क्या होगा? सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स। जब मांग और पूर्ति एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं संतुलन बिंदु होता है उसका। तो ये पॉइंट पहले यहां देख लें, और ये इतना प्राइस चल रहा है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या क्या चल रहा है? इतने यूएस डॉलर में चल रहा है। जैसे मान लें हम 60 रुपए में चल रहा है। ठीक है, $1 बराबर 60 रुपए चल रहा है। और अब अगर अवमूल्यन किया जाता है, अब अगर अवमूल्यन किया जाएगा तो एक पहले तो ये पॉइंट ई ले लीजिए। अब अगर कोई कंट्री मतलब इंडिया अवमूल्यन करता है अपनी देश की मुद्रा का S1X, ठीक है, तो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा ना। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को यहां क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या है? E1 और ये R1। यहां से इधर एरो मतलब इतना है, इतने उसने अपनी देश की मुद्रा का मूल्य कितना, इतने अमाउंट में कम कर दिया। और इस मुद्रा के मूल्य को कम करने से, उसके मुद्रा के मूल्य को कम करने से हमारे प्रोडक्ट का मार्केट वहां फॉरेन मार्केट में डिमांड बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ x है और ये x1 है, तो कितना बढ़ गया? इतने अमाउंट में बढ़ गया। मतलब चेंज इसमें हमने अपने देश की मुद्रा में कम चेंज किया है, और लेकिन कम चेंज करने के बावजूद भी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स हमारा ज्यादा अमाउंट में चेंज होता है। तो ऐसी स्थिति में बीओपी कैसा होगा? फेवरेबल स्थिति में आएगा। इसका एरिया, इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसमें इसके थोड़े से चेंज के कारण इसमें बहुत ज्यादा मतलब डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ठीक है, ऐसी जब स्थिति बनती है, मतलब ये वाला स्थिति है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स क्या होगा? इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारे लिए स्थिति कैसी होंगी? फेवरेबल होंगी। इट मीन्स ये है कि बीओपी शुड बी पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब उसने जो अवमूल्यन किया है उसके फेवरेबल हो गया, उससे निर्यातों को बढ़ावा मिला, निर्यातों को बढ़ावा मिला, और जो प्रोडक्ट आपके यहाँ ज्यादा एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस होता था और उसको वो एक्सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, OXER इज लेसर देन किससे? OX1 E1 R1, OX1 E1 और R1। ठीक है, देयरफॉर ये कह सकते हैं OX1 E1 R1 इज ग्रेटर देन OXER। ठीक है, एक ही बात हो गई। मतलब बीओपी हमारा क्या हो जाएगा? पहले उसकी वैल्यू इतनी थी, अब उसकी वैल्यू उसके कारण इतनी हो गई है। मतलब पहले इतनी मात्रा हमारी एक्सपोर्ट होती थी और अब चूंकि अवमूल्यन करने के कारण इतनी मात्रा हमारी एक्सपोर्टेबल्स होती है। मतलब ये हुआ, अवमूल्यन करने से हमारे देश के लिए फायदा हुआ। हमारे देश के लिए अवमूल्यन करने से क्या हो रहा है? फायदा हुआ। इस केस में जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्टेबल्स क्या होगा? EX इज ग्रेटर देन 1 होगा, जब मतलब इलास्टिक होगा।
अब दूसरा केस स्टडी करते हैं। ये हमने डिमांड साइड से देख लिया है, अब हम किसके साइड से देखते हैं? ये हमने एक्सपोर्ट साइड से देखा, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। अब हम इसको इंपोर्ट साइड से देखते हैं। किससे? इंपोर्ट वाली साइड से देखते हैं। अवमूल्यन का इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अवमूल्यन का इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग उसको बनाएं। वही पहला पॉइंट है, इलास्टिक डिमांड फॉर imports. Elastic demand for imports, EM is greater than 1, मतलब elasticity of input is greater than 1, ठीक है। तब क्या स्थिति होगी? अब आप ये देखिए, एक और डायग्राम लिख लेते हैं। डायग्राम लगभग सेम है, वहां डी एक्स हो रहा था, या डी एम होगा, क्या होगा? डी एम, डिमांड फॉर इंपोर्ट, ठीक है। क्योंकि अब इंपोर्ट का मामला है तो हम सब कुछ इंपोर्ट के नजरिए से देखेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ इंपोर्ट S1, ठीक है। अब चूंकि यहां है, पहला यहां होगा। अब चूंकि इंपोर्ट की बात आती है, जब इंपोर्ट की बात आती है तो उसमें मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था, तो जो घरेलू जो देश की जब आप किसी देश से इंपोर्ट करते हो तो हमारे यहाँ उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट की कीमतें बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो अगर वो अवमूल्यन कर रहा है, अमेरिका अगर आप ये सोचो कि अमेरिका अगर अवमूल्यन करता है तो हमारे यहाँ उस देश के प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ेगा। इसका मतलब जब मूल्य बढ़ा तो हमारे जो देश के लोग हैं वो क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को डिमांड कम करेंगे कुछ। तो यहां देखिए, अब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये M1, E और E1, ठीक है। वही प्राइस ऑफ यूएस डॉलर्स में आएगा यहां, और यहां आ जाएगा इंपोर्ट्स। क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस पर इंपोर्ट्स आ जाएगा, प्राइस इन यूएस डॉलर, ठीक है, इधर। तो अब आप देखिए, जो इन्होंने अवमूल्यन करने के बाद की स्थिति देखने को जो हमें मिल रही है, क्या है कि अवमूल्यन करने से पहले की स्थिति क्या थी? OMER, अवमूल्यन करने से पहले की स्थिति ये थी, ठीक है। और जब अवमूल्यन हो गया, इट मीन्स ये है कि डोमेस्टिक कंट्री में प्राइस बढ़ा, तो जो प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? OM1, E1, R1, मतलब ये अब क्या है? छोटा एरिया है और ये बड़ा एरिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो चेंज हुआ है वो कम हुआ है और इसमें चेंज ज्यादा हुआ है। कीमतें थोड़ा सा, प्राइसेस अगर थोड़ा सा अगर बढ़ रहा है, उससे डिमांड फॉर इंपोर्ट वो क्या हो जा रही है? ज्यादा मात्रा में कम हो जा रही है, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ जाने से वो डिमांड फॉर इंपोर्ट्स कम हो रहा है, मतलब हम उसके अमेरिका की गुड्स को कम मात्रा में लेंगे। तो जब कम मात्रा में लेंगे, जब आयात कम करेंगे और निर्यात हमारा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि निर्यातों को फायदा हो रहा है और आयातों में नुकसान हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। नुकसान का मतलब हमारे लिए फायदे का सौदा है। इसलिए जब अवमूल्यन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अवमूल्यन से आयातों में कमी आती है और निर्यातों में बढ़ावा मिलता है। तो ये स्थिति जब आती है तो हमारा BOP हमारे क्या होगा? ये फेवरेबल स्थिति में जाता है।
तो आपको समझना होगा कि EM इज ग्रेटर देन 1 है, तब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, और EX इज ग्रेटर देन 1 है, तब भी फेवरेबल होगा। इसका मतलब है कंट्री के लिए फेवरेबल कब होगा? EX प्लस EM इज ग्रेटर देन 1, ये बोल सकते हैं, दोनों को मिलाकर के कंक्लूजन। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स और इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1 होगा, दोनों की वैल्यू मिला करके 1 होगी, तो हमारे लिए कैसी स्थिति आएगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। और अगर क्या हो जाता है, इसको मैं थोड़ा सा बताऊं, क्या है? EX प्लस EM इक्वल्स टू 1 होगा, तो मतलब क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। क्या है? बैलेंस्ड होगा। दूसरा क्या है? EX प्लस EM इज लेस देन 1, तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवरेबल नहीं होगा, BOP नेगेटिव स्थिति में होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? EX प्लस EM इज ग्रेटर देन 1, तो BOP कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इतना ही है इस BOP अवमूल्यन के टॉपिक में। ठीक है, अब अवमूल्यन से जितना भी प्रश्न बनता है, अब आपसे कोई ऐसा नहीं प्रश्न होगा जिसका आंसर आप नहीं निकाल पाओ। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा डंपिंग के ऊपर राशिपातन, और राशिपातन या इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा एक मेरा लेक्चर। अब ठीक है, आज तो नहीं, लेकिन आप लोग उम्मीद करिए कि कल शाम के वक्त या रात में हमारा एक लेक्चर इन्फ्लेशन के ऊपर या डंपिंग के ऊपर रहेगा। डंपिंग को आई थिंक डंपिंग के ऊपर रहेगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज सेंड करते रहेंगे, और मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।